केंद्र सरकार ने आपदा मद में उत्तराखंड के लिए मंजूर किए 139 करोड़। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह का कल उत्तराखंड दौरा। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का 1 दिवसीय दौरा। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर की बैठक, आवश्यक तैयारी करने के दिए निर्देश। देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटना और सड़कों के चौड़ीकरण को देखते हुए दोबारा निर्धारित होगी वाहनों की आधारित गति सीमा। हादसे ने खोली प्रशासन की नींद। रुड़की में 11 दिसंबर को रुड़की में अग्निवीर भर्ती की तैयारी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने होटल संचालकों को दिए निर्देश, वेट लिस्ट में ना हो कोई भी वृद्धि। हल्द्वानी में ई रिक्शा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। ई रिक्शा चालकों के लिए सख्त निर्देश, हाईवे और स्टेट हाईवे में नहीं चलेंगे ई रिक्शे। राष्ट्रीय खेलों की तिथि पे जल्द होगी घोषणा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने थे राष्ट्रीय खेल। ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। देवभूमि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून समेत अन्य मांगों को लेकर शहीद स्थल में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें शहीद स्थल पर भूख हड़ताल करने से रोक दिया है। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल गेट के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि देर शाम पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से उठा लिया, जिसमें हंगामा हो गया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि कुछ विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून का बिल राज्य सरकार लाने जा रही है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। इस कड़ी में भू कानून मूल निवास संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डेमरी ने भूख हड़ताल पर बैठने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि पुलिस ने कचहरी स्थित शहीद स्थल की घेराबंदी कर दी और गेट पर ताला जड़ दिया। मोहित डेमरी और समिति के पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शहीद स्थल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। गेट के बाहर मोहित डेमरी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे दिन शहीद स्थल के बाहर हंगामा चलता रहा। कई बार पुलिस के साथ नोकझोंक की स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। शहीदों के जो सपने हैं तो साकार करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शहीद स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई। तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को ये डर है कि सरकार की जो पोल पट्टी है वो जनता के बीच खुल रही है और सरकार जो बार बार झूठ बोल रही है उसकी कलाई भी इन आंदोलनों से खुल रही है, क्योंकि राज्य की जनता बार बार भू कानून की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार भू कानून पर सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार के पास कांग्रेस और जनता के सवालों के जवाब नहीं है। इसीलिए जो है आंदोलन को या जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको प्रताड़ित करने की नीति पर सरकार चल रही है। निकाय तो हमारे देखिए, लोकतंत्र में देखिए मेरा तो एक मानना है कि हिंसक न सरकार को होना चाहिए और न किसी आंदोलनकारी को। इसलिए अगर हिंसा अगर किसी की तरफ से भी होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझते लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात कहना सबको अधिकार है।
आपको बता दें कि धामी सरकार सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए गैरसैंण में अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। वहीं मुख्यमंत्री अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून के ड्राफ्ट को लाने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिवेंद्र और धामी सरकार के राज में राज्य के भू कानून को कमजोर किया गया। बता दें कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसके पीछे पहाड़ों में उद्योगों को स्थापित करना बताया गया था। हालांकि अब इसके दुष्प्रभाव भी दिखने लगे हैं। इसी के तहत हरिद्वार में उद्योग लगाने के लिए ली गई जमीन को प्लांटिंग कर लोगों को बेच दिया गया है। का अध्यादेश हमने कराया। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, उसमें शुरू से खोट रहा है। अभी आप देखिए किस तरीके से जो FRI है उसका भी सर्वे करने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा उनके पास 150 से 200 जो है बीघे के करीब ज़मीन है, और इस तरीके से जितनी भी ज़मीनें हैं सबके वो जिस तरीके से पहले उसको कब्जा कर रहे हैं, फिर उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। आप उसको पब्लिक इम्पोर्टेंस, पब्लिक यूटिलिटी के नाम पे ले रहे हैं कि इससे जनता का भला करेंगे, हम वहाँ पे जो है जनता के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन उसको फिर वही बात आई कि पूंजीपति जो मित्र हैं उनके फेवर के लिए बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी भू कानून क्या लेके आएगी? पहाड़ से लेकर मैदान तक तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया है, आप भू कानून की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों में खोट है। देखिए, कुछ लोगों की फितरत है ये कि विरोध के लिए विरोध करना। हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की मंशा पूरी साफ है, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, और जनता हमारी नीयत पर भरोसा कर रही है। इसी की नीयत पर भरोसा करते हुए हम 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीते हैं। हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करती है। कुछ लोग इनको कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन भू कानून पर मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। कुल मिलाकर राज्य पहाड़ की जमीन को बनाने के लिए सख्त भू कानून करने की मांग की जा रही है। इसके लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने सख्त भू कानून के ड्राफ्ट पर कार्य करने के साथ ही भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखना होगा क्या राज्य में सख्त भू कानून लागू होगा, क्या पारदर्शिता के साथ भू कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड भुवन चंद्र कपाड़ी ने नगरपालिका व नगर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। नया नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर खड़े किए और सरकार से जल्द नगर निकाय चुनाव की मांग की। कपाड़ी ने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने से 1 वर्ष बाद भी सरकार चुनाव कराने की कर रही है। लगभग 1000 करोड़ का बजट हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। तो हमारे निकाय के चुनाव लगभग 1 वर्ष लेट हो गए हैं, और ये छोटी सरकारें हैं जो लोगों के नज़दीक चुनकर जनप्रतिनिधि जाते हैं और उनके जो कार्य हैं उनको वो करवाते हैं। इसका ये उद्देश्य यही था कि नेता को जो है कि नज़दीक जो है पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से ये पंचायत इन्हें ताकत दी गई थी। लेकिन जब ये भारतीय सरकार है, लोगों पे शायद इनको भरोसा नहीं है। आप समझिए कि 5 वर्ष पहले जिस दिन आप तो 6 वर्ष हो गए, पहले पालिका के बैठक होती है, उस दिन हो जाता है कि सरकार को 5 वर्ष बाद कितने तारीख तक चुनाव कराना है। 5 साल का समय सरकार के पास होता है। 5 साल पहले तिथि तय हो जाती है कि तारीख तक नया बोर्ड बनना है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने
उच्च न्यायालय को बताया है कि 1 दिसंबर को मस्जिद के खिलाफ महापंचायत प्रस्तावित है। इसके लिए महापंचायत पर रोक लगाते हुए मस्जिद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जाएं। उत्तरकाशी जामा मस्जिद भटवाड़ी रोड के लिए हमने प्रोटेक्शन पिटीशन कोर्ट में फाइल की थी। लास्ट डेट में कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी किया था और स्टेट से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए इसमें मंगवाया था। आज स्टेट ने इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के सामने रखे हैं कि सभी लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जा रहा है। दिन में और इवन रात में भी वहाँ गश्त की जा रही है और जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और मॉस्क है उसको प्रोटेक्ट उसकी सिक्योरिटी की जा रही है। और हमने कोर्ट से कहा था कि 1 दिसंबर को एक रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान है महापंचायत के लिए, तो उसको रोका जाए। तो स्टेट काउंसिल ने कोर्ट में इन्फॉर्म किया है कि ऐसी किसी भी रैली के लिए स्टेट ने परमिशन अभी तक नहीं दी है। सिचुएशन को देखते हुए 5 तारीख इसमें लगाई है। तो वी आर होपफुल दैट लॉ एंड ऑर्डर शैल बी मेंटेन और ऐसी कोई रैली किसी भी एक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं निकाली जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए हैं जानने के मामले में सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने एकल पीठ ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। उसमें जो शासनादेश है अप्रैल 2024 का, जिसके द्वारा छात्र संघ चुनाव की अंतिम तिथि कराने की तय की गई है, उसको चुनौती दी गई थी और उसमें आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि सरकार अगर चाहे तो वो अपने जीओ पर पुनर्विचार कर सकती है। और याचिकाकर्ता ने जो बिंदु उठाए हैं कि यूजीसी के जो मानक हैं और लिंगदोह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके अनुरूप सरकार का शासनादेश नहीं है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में 25 अक्टूबर तक हुई है, तो एकेडमिक सेशन देरी से शुरू हुआ है। उस हिसाब से जो लिंगदोह कमेटी की रिकमेंडेशन के 6 से 8 हफ्ते में चुनाव होना है वो एडमिशन प्रक्रिया के बाद ही कराया जा सकता है। तो इस सब मामले पर कोर्ट ने उच्च शिक्षा के सचिव महोदय से खानपुर से भाजपा के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में है। चैंपियन किसी न किसी बात को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अभी हाल ही में चैंपियन का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह गाली गलौज व धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर चैंपियन खनन माफियाओं के ओवरलोड डंपर को लेकर काफ़ी आक्रामक दिखाई दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग डंपर बंद ना हुए तो वह अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बाबूजी है चैंपियन बाबूजी लो बात कर ले यार रोड पे गाड़ी मोड़ है, देखना अचानक गाड़ी पीछे आ गई। क्या मंत्री बता ट्रक वाला है? हेलो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहे हैं? राजा प्रणव सिंह चैंपियन मंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ट्रक तुमने लोगों को मार, इसकी हवा निकाल करके अभी इंस्पेक्टर को बुला रहा हूँ, इनको जब्त करा रहा हूँ दोनों नंबर को। अरे नहीं सर, ये तो मेरी गाड़ी में टक्कर लगती है अभी। दोनों पुलिस के गनर, दोनों मेरे गनर बैठे थे उसमें। 2 इंच बची है गाड़ी। दोबारा डंपर देख के आग लगा दूंगा तुम्हारे डंपर्स में। कौन बोल रहा है तू? सर हम तो आपके आदमी बोल रहे हैं। को मेरी? अरे नहीं सर, ये तो नहीं क्या होता। ला सीधा लगा डंपर, चाबी दे। डंपर सीधा लगा, चाबी ला। चाबी लो दोनों की। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज आशीर्वाद महाराज। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कभी नहीं की, चाहे विधायक थे नहीं थे, लेकिन चिंता मुझे अपनी जनता की। हमारे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से ये खनन की काली कमाई के जो बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, डंपर हो, ट्रेलर्स हो, ट्रॉले हो, और बेइंतहा स्पीड पे चलते हैं, बेखौफ होकर के गुंडागर्दी कर रखी। हद हो गई। पहले तो मेरी गाड़ी को साइड मारी, उस दिन तो दिया उसको, ड्राइवर को, मैंने कहा आगे के लिए सही। उसके 3 दिन बाद डंपर भरा हुआ पूरा 300 क्विंटल का, और हमारी स्कॉर्पियो में टक्कर मारता। उसमें दोनों पुलिस के गनर मेरे, सिक्योरिटी के 2 लोग और क्षेत्र के थे 2 लोग और एक ड्राइवर। वो सब बेचारे मर जाते, गाड़ी पलट जाती।
हम रुके, एक डंपर सोलानी वाले ढलान पे ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा सामने से बैक हो रहा था। मैंने उसे उतारा, मैंने कहा भाई क्या तरीका है, गाड़ी में हॉर्न भी बजते हैं, तेज हॉर्न लगा रखे हैं, 6 हॉर्न लगे हैं गाड़ी में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गदरपुर के बंगाली बाहुल क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश ढाका इस्कॉन भगवान कृष्ण की अगुवाई से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की मंगलवार को चटगांव की एक अदालत में जमानत खारिज कर दी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी को लेकर दिनेशपुर बंगाली बाहुल क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने विरोध दर्ज किया और तत्काल केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास को जेल से रिहा करवाया जाए। ये बांग्लादेश में जो भी अभी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, इससे हमें बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो इस्कॉन है, ये जब बांग्लादेश में जो है भूखमरी हुई थी, उस समय उन्होंने 1 महीने तक सभी को जो है खाना खिलाया है, देश का सेवा किया है। और ऐसे देश के सेवक को देशद्रोही जो है बना के उसको जेल में ठूस देना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश का संज्ञान ले। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिन आ गया है। अत्याचार जब तक बढ़ जाता है ना, भक्तों को बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और कल के अवतार तो संभल में बनने जा रहा है, और वहाँ मोदी जी ने अभी उद्घाटन भी किया है। और बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, ये देखिए हमारी भारत सरकार, ऐसा है कि ये जो कई जो देश बना है भारत से, ये सब एक ही था। और हिंदू समाज संगठित ना होने के कारण और ये धीरे धीरे देश जो है बढ़ गया, कट गया है। और ऐसा ही जिहादी जो लोग हैं, सारे मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जिहादी है, केवल मात्र वो जिहादी का काम ये है कि ये जो हिंदू समाज को जो है हम काट के और इसके ऊपर टॉर्चर करके इनको ऊपर ये जो धर्मगुरु है, और धर्मगुरुओं को हम जो है अपने कब्जे में लेकर इनको दंडित कर और इनको बिखार देंगे हम हिंदू। हल्द्वानी में प्रशासन और पुलिस ने शहर में संचालित ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए उनको सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से कोई भी ई रिक्शा स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर नहीं चलेगा। इसके अलावा सभी ई रिक्शा स्वामियों को अपने सत्यापन करने के आवश्यक होंगे। साथ ही प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई वर्दी भी पहननी होगी। इसके अलावा सभी ई रिक्शा स्वामियों को निर्देश है कि वह समय पर सत्यापन करेंगे और 1 दिसंबर से नियम संगत चलेंगे। हमारे यहाँ फ्लाईओवर से नहीं है, ठीक है, तो उसी सड़क पे सारे ऑटो रिक्शा सारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ई रिक्शा के आज ई रिक्शा संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों के द्वारा और ई रिक्शा के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें ये उनको निर्देशित किया गया कि वो नेशनल हाईवे, हमारा नैनीताल रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड और कालाडूंगी रोड पर वो प्रतिबंधित किया गया है उनको, वहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल सकते हैं। इसके अलावा इनको 7 दिन का टाइम दिया गया, 1 सप्ताह का, जिसमें ये टीआई साहब के पास अपना एड्रेस, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है 500 ई रिक्शा वालों का, वो अपने वेरिफिकेशन के साथ अपना एड्रेस नोट कराएंगे और उस एड्रेस के अनुसार जो रूट पास में पड़ेगा उस ई रिक्शा चालक को वहाँ का रूट दिया जाएगा। गुरूर तहसील के जखेड़ा गांव में घर से पीछे लगी दीवार की खुदाई के दौरान पिता और पुत्र की मौके पर मलबे के दबने के कारण मौत हो गई, जबकि 3 अन्य काम कर रहे श्रमिक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। राजस्व पुलिस जखेड़ा के अनुसार मृतक प्रेम सिंह और उनका पुत्र दर्शन सिंह घर के नाली की सफाई करने हेतु घर के पीछे के दीवार का चौड़ीकरण कर रहे थे। अचानक मलबा आने से पिता पुत्र दब गए।
राजस्व पुलिस जखेड़ा ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कि जखेड़ा गांव है एक बैगांव कालरो, वहाँ पे कोई प्रेम सिंह लाल सिंह हैं, उनके द्वारा अपने घर के पास में ही कोई गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा था। उसके चलते उनके घर से लगा हुआ जो एक टीला सा था उसको वो खोद रहे थे। उसको खोदते समय उनका और उनके पुत्र दोनों वहाँ पे खोदते समय उनके ऊपर मलबा उसका गिर गया, जिसके कारण से उनकी वहीं उसमें दबने से मृत्यु हो गई है। उसमें उनके अतिरिक्त वहाँ पे घटनास्थल पे 3 अन्य व्यक्ति थे, जिसमें से गोपाल प्रसाद और विनोद कुमार और पान सिंह, ये 3 अन्य व्यक्ति थे जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये वहाँ पे जो टीला था उसको खोद रहे थे और उसको खोदते समय ही उसका मलबा अचानक से इनके ऊपर गिरा और जब इनको जिला अस्पताल बागेश्वर लेकर के गए तो। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।